सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बस बहुत हो गया में मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल हर बदलते दिन के साथ नए नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं और ईद के बाद अपोजिशन ने हुकूमत को संभलने ना देने का फैसला करते हुए एक नया इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन की जमातों का यह कहना है कि हम फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जिला पशीन यहाँ अपोजिशन इत्तेहाद ने जलसे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ऐलान भी कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की करारदाद में यह कहा गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद का ये जलसा अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए एक जद्दोजहद है। हम अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने इस पर रद्द अमल भी दिया। कहा कि पशीन जलसे से यह साबित हो गया है कि अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम हो चुकी है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन जमातों का यह नाकाम जलसा कुर्सी के हुसूल की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं है। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि क्या पशीन के जलसे में नौशकी में दहशत गर्दी की किसी ने भी मजम्मत की? क्या इस जलसे में किसी ने फ़लस्तीन पर कोई बात की? और क्या किसी ने वो मसाइल जिससे आम आदमी मुतासिर है, लोड शेडिंग, महंगाई या फिर अवाम के दीगर मसाइल, इस पर कोई बात की? तो कई सवाल उठ चुके हैं। ये इत्तेहाद किस कदर सूदमंद साबित हो सकता है या नहीं साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा MNA जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर पार्टियों के रहनुमा भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ये जो इत्तेहाद बन चुका है या फिर बन रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा कर सकेंगे? क्योंकि अपेरेंटली हम जो देख रहे हैं इनमें तमाम तर वो जमातें हैं जो कि माजी में एक दूसरे के खिलाफ सियासत करती आ रही हैं। अब इस इत्तेहाद को कितना मजबूत या कमजोर देख रहे हैं आप? देखिए, दो चीजें हैं जो हमने देखनी होंगी। पहली चीज तो यह है कि जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मजबूत इत्तेहाद है और उनके मुख्तलिफ इदारों के साथ तफाहुम है और कोई ऐसी रीजन नहीं नजर आती कि उसमें ब्रीच डाली जा सकती हो। इन्होंने जो एक आइन का नाम लेके एक तहरीक शुरू की है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन। आइन में तो हर चीज हमने आइन के मुताबिक ही की है। जो हमारे मुताबिक इलेक्शन आइन के मुताबिक हुए, इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स थी वो यूज की गई। फिर उसके बाद स्पीकर के इंतखाब हुआ, वजीर आजम का इंतखाब हुआ, फिर सदर पाकिस्तान का इंतखाब हुआ, सेनेटर्स का और चेयरमैन सेनेट के। तो ये सब चीजें आइन के मुताबिक हम कर रहे हैं। कोई गन पॉइंट के ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये लोगों को सिर्फ आपने एंगेज रखना है कि तहरीक में जान रहे हैं, लेकिन जो लोग उस तहरीक में शामिल हैं उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी वो ताकत मुझे नजर नहीं आ रही। फिर इश्यूज होने चाहिए, अवामी इश्यूज। अवाम को दिलचस्पी है महंगाई को कम होने से, बिजली की कीमत कम होने से, गैस की कीमत कम होने से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हाल में देखी गई है उस पर कंट्रोल करने से। तो ये तो इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा तो से है कि हुकूमत करना है। और PTI का ये तो रहा है कि वो कभी अपोजिशन में रह ही नहीं सकती। उन्होंने ना सीखा है, ना उन्हें आता है और ना उनका हो सकी है कि आप अपोजिशन में बेंचों पे बैठ के इश्यूज को रेज करें और पार्लियामेंट में मसाइल को हल किया जाए कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे। उनका जो एक अंदाज है वो है रिजाइन करना, पार्लियामेंट से बाहर बैठ के सड़कों के ऊपर मसाइल को पेश करना और उनको हल करना। जो मैं समझता हूँ एक बहुत ही दखियानूस पुराना तरीक़ाकार है जो फेल हो चुका है। उन्हें पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट का हिस्सा बन के वहाँ पे
अपने इश्यूज को उठाएं। मैं खुद पार्लियामेंट में हूँ, मैंने देखा कि जब इलेक्शन महमूद अचकजई साहब का था सदर जरदारी साहब के गेंद, तो उन्होंने कहा कि जी रात को मेरे घर पर रेड हुआ है और कुछ लोगों ने जाति की है वगैरह वगैरह। तो पूरी पार्लियामेंट ने कंडेम किया। हमने स्पीकर से कहा कि एक्शन लिया जाए और इंक्वायरी की जाए, तहकीकात की जाए, क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल मेंबर है हमारे हाउस के। तो इस तरह से अगर आपने चलना है तो मैं समझता हूँ कुछ चीज हासिल हो सकती है। राइट। अच्छा मिर्जा साहब, जरा हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सियासी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है उसको थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि बड़े दिन से बातें हो रही थी कि ईद के बाद एक सियासी तूफान आएगा। अब ये तूफान क्या होगा? क्या ये जो अपोजिशन इत्तेहाद बना है ये कोई तूफान बर्पा कर पाएगा? इस पर बात कर लेते हैं। सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और नून लीग के रहनुमा गौस बख्श न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। हुमायूं साहब, सर ये जो इत्तेहाद बनाया गया है 6 जमाती इत्तेहाद, ये कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म दिखाई देगा हमें आगे? जो तूफान की बात हो रही थी, कोई तूफान होगा या फिर हल्की फुल्की हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी? थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्या स्टांस है पीटीआई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैंने कभी किसी से तूफान का लफ्ज नहीं सुना, ना मुझे पता है कि तूफान क्या होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसको जो मुहावरतन इस्तेमाल होता है उस तरीके से देखें तो वो एक फोर्स को कहते हैं। फोर्स का मतलब है तूफान को एक फोर्स लिया जाता है कि एक फोर्स आएगी। अब वो फोर्स 2 किस्म की हो सकती है। वो फोर्स डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है और वो फोर्स कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लेकिन जिस मानी में इसको लिया जा रहा है वो है एक कंस्ट्रक्टिव उस लिहाज से। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव ये है कि पाकिस्तान में ये याद रखें, इसको हम लोग कह रहे हैं कि हम इससे जो आइन की बहाली है उसको वो करेंगे। और आइन की बहाली क्यों है? हमने रिसेंटली देखा है कि जो अभी सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसमें 2 बातें गलत हुई थी। पहले तो मैंने तो ये सवाल उधर भी उठाया था, मेरा माइक उन्होंने नहीं खोला, लेकिन मैंने सवाल उठाया था और मैंने कहा था कि जो इसहाक डार साहब को जो उन लोगों ने वहां पे अपॉइंट किया था कि एज वो उनको एडमिनिस्टर कर रहे होंगे, वो ओथ एडमिनिस्टर कर रहे थे, हालांकि उन्होंने पहले खुद ओथ लिया ही नहीं था। सो सवाल उठता है, आइन के तहत ये ओथ ले ही नहीं सकते, तो ये आइन की एक खिलाफ वर्जी है। फिर आर्टिकल 659 और 60 के तहत वो कहता है, आर्टिकल 60 कहता है कि जब सेनेट इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, दैट मींस कि जब वो पूरी तरह सेनेट बहाल हो जाए, और सेनेट को बहाल करने के लिए आर्टिकल 59 उसके डिस्क्राइब करता है कि जब उनके 96 मेंबर्स हो जाएं तो वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो उसमें तो 96 मेंबर नहीं थे। तो सेनेट कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकता था। तो जब सेनेट कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकता था, उसको बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सेनेट जो है रिप्रेजेंट करता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 प्रोविंसेस को करता है। तो हम ये चीजें, और इससे पहले पिछले साल हम देख चुके थे कि हम लोगों ने आर्टिकल 224(2) के तहत 2 असेंबलीज की इलेक्शंस नहीं करवाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इलेक्शंस करवा लो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, जब हम उस चीजों को नहीं करते तो हम उस आइन को करते हैं, और वो आइन कहता है कि इस मुल्क में सारे लोग कानून के दायरे के अंदर आते हैं। कोई शख्स, कोई इदारा कानून से बाहर नहीं रह सकता। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस तरीके से 21 अक्टूबर को एक शख्स को लाया गया था, ये समझकर कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएगा, और उसने 2/3 उसने तो टोटल 17 सीटें दिलवाई थी। तो जब हमने वो देखा और उसको आइन से मावरा उसके साथ किया गया था, आपने देखा हुआ है वो PLD 2021 के तहत उन्होंने जितने भी वो जिस तरीके से उनको एग्जाम्पशंस दिलाई थी, जिस तरीके से एयरपोर्ट में जाके उनके बायोमेट्रिक्स होते, वो सारे एक उस वक्त जिस वक्त वो आए थे, तो जिस वक्त वो आए थे उनको एक्चुअली पहले सरेंडर करना चाहिए था एक अपने आप को कानून के हवाले, और उसके बाद ये सारी चीजें होती तो जरा अच्छा भी लगता, जरा कानून का। अच्छा हुमायूं साहब, ये सारे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, लेकिन अभी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं हमें कि इसके क्या खदोखाल हैं, इसका ये जो जलसे किए जा रहे हैं या फिर आगे मजीद जो जलसे किए जाएंगे, क्या कोई 1 पॉइंट एजेंडा होगा? इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताएं हमें।
देखिए, इसका वन पॉइंट एजेंडा तो एक ही है ना। इसका वन पॉइंट एजेंडा ये है कि आइन और कानून के अंदर सारे लोग रहें और जितने भी इदारे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बताते खुद क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट हो वो क्यों ना हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो जो कानून के दायरे के अंदर आता है। और इस कानून के दायरे के अंदर जब आप किसी चीज को लाते हैं तो ये याद रखें, वहां पे आपने अदलिया को आजाद रखना है ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना हो कि जब वो कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो मावराए कानून ना हो, जब वो डिसीजन ले रहे हो तो किसी के साथ ज्यादती ना कर रहे हो, चाहे उसके पीछे कोई भी मुहर्रकात हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना, अगर आप देखें जो हमने शुरू में स्टेट को डिफाइन किया है, जब हम स्टेट को डिफाइन करते हैं वो तीन चीजों से होते हैं, उसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेग्रीगेशन ऑफ पावर होती है। सेग्रीगेशन ऑफ पावर इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो ये सारी चीजों को जब हम सारा करते हैं, और देखिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान का मसला हमेशा से एक यही रहा है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है, पाकिस्तान में लॉ नहीं है, पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। यही वो वजूहात हैं जिसको अगर हम ट्रेस करते जाके जाए तो एक क्या कह सकते हैं उससे, एक प्रेशर के तहत प्रॉब्ली जस्टिस मुनीर ने जो कानून बनाया था या जो एक ऑर्डर पास किया था कि जिसमें नजरिया जरूरियात के तहत हम लोगों ने किया था, और वहां से आगे चीज डाउनफॉल होती नजर आ रही है। वो पाकिस्तान जो पहले 1960s में ऊपर जा रहा था, वो 1971 के बाद आपने देखा है कि वो नीचे जाना शुरू हो गया। और उसकी वजह ये थी कि 1971 में सबसे पहले आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी। वो पार्टी जिसको उसूलन पावर में आना चाहिए था, उस पार्टी को उन लोगों ने उसूलन नहीं आने दिया और एक छोटी पार्टी को ले आए। फिर हमने देखे बलूचिस्तान में भी यही हुआ। बलूचिस्तान में जो बड़ी पार्टी थी उसको हटा के छोटी पार्टी को बिठा दिया, और उसके बाद फिर जब वो भी नहीं चल सका तो उसके बाद वहां पे मार्शल लॉ ले आए, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें हुई हैं। और वहां से अगर आप ट्रेस करते हैं तो बलूचिस्तान की जो आज की जो प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसको ट्रेस बैक करें, वो रफली उसी जमाने में जाके ट्रेस बैक होने शुरू होते हैं। ये वो वजूहात है। जब आप आइन को तोड़ना शुरू कर देते हैं तो ठीक है। मैं साहब हुकूमती जमात का भी मौकफ ले लेते हैं, इस पर हुकूमती जमात का मौकफ ले लेते हैं। गौस बख्श न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौस बख्श साहब, सर ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ये जो 6 सियासी जमातें हैं जिन्होंने मिलकर इत्तेहाद बनाया, इलेक्शन के हवाले से इन तमाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक जैसे हैं और अब मिलकर एक एहतजाज करने की सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है, कोई बड़ी एक्टिव अपोजिशन आपको इसका सामना करना पड़ेगा? कितना बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है आपको ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सारे काम ये जल्दबाजी में करते हैं। अपोजिशन का हाथ बनते हैं, हमने भी पीटीएम बनाई थी, लेकिन उसमें कोई हुकूमत को पहले कोई काम करने का मौका दिया जाता है, उसको कोई पॉइंट्स होते हैं जिसकी बुना पर तहरीक चलाई जाती है। अब ये हफ़ज़ आइन की बात करते हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने अपने दौर में आइन को तोड़ा है तो उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। इनके सदर अली ने शहबाज शरीफ साहब जो एक आइनी तौर पर वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए थे 2022 में, उनका हलफ नहीं लिया था। और पंजाब में हमजा शहबाज वज़ीर आज़म बने थे तो उनके गवर्नर ने कोर्ट के आर्डर के बावजूद हलफ नहीं लिया था, बहाने से अस्पताल में दाखिल हो जाते थे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की नामजदगी नहीं की थी। तो इनकी में क्या क्या मिसालें हों कि ये हमें आइन का दर्ज देते हैं। आइन की पामाली तो इन्होंने की है, हमने कौन सी आइन की पामाली की है? ये गिला दे रहे हैं कि जी उस पर चूंकि इलेक्टोरल रोल पूरा नहीं था तो 11 मेंबर कम थे कि 96 में से 11 ने कहा है तो 85 मौजूद थे और कोई उनके सामने कोई बंदा नहीं आया। अगर इनका कोई बंदा होता और फर्क अगर 11 से कम होता तो फिर हम कहते कि हाँ ये इतराज़ कर सकते थे कि जी हमारा बंदा नहीं था तो हम इसलिए जो है वो हमारा है, तो अगर बंदा होता तो हमारे वोट पूरे होते। तो वो भी तो इन्होंने बंदा नहीं पुटअप किया, कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं था। तो सब कुछ जो हो रहा है हम तो आइन के मुताबिक कर रहे हैं, और किसान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ये जो है दूसरी पार्टी, सारे एक मिचोर छाती जमातें पूरी पार्टियां आइन के मुताबिक चल रही हैं। इन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब ये कोई तहरीक कराने वाली की बात है कि तफज़ आई रही, भाई आइन तो आप पामाल करते रहे, कौमी असम्बली आपने तोड़ी थी, फिर जो पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, आइन के साथ खिलवाड़ उन्होंने शुरू किया। पहले किसी की जरूरत नहीं होती थी,
इतना तो और जो डिक्टेटर नहीं करते थे जितना इन्होंने किया। बहरहाल अब कुछ शायद इनको समझ आ जाए, ये भी तारीख चला के देखने कुछ नहीं होना, जो इसके कि लोग कुछ जलसे कर लेंगे, जलसियाँ कर लेंगे, हुकूमत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तरीका वो होता है कि 2 साल वेट किया जाता है, हुकूमत को डिलीवर करने दी जाता है, और उस पर अगर हुकूमत नहीं होती तो फिर तारीख चले जाते हैं, फिर लोग भी उनके साथ होते हैं। अब ये आधे से ज्यादा गौस मोहम्मद साहब मौजूद रहेगा हमारे साथ। 6 जमाती जो अपोजिशन इत्तेहाद है, ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा, और अपोजिशन बतौर अपोजिशन क्या वो किरदार अदा कर पा रही है जो कि अपोजिशन को करना चाहिए, अवामी मसाइल के ऊपर क्या बातें की जा रही हैं, क्या काम किया जा रहा है, इस पर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग बस बहुत हो गया। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल और नए बनने वाले अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। नून लीग के रहनुमा गौस मोहम्मद न्याजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, और पीटीआई से सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, गौस मोहम्मद साहब कह रहे थे 1971 की कुछ मिसाल उन्होंने दी, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें तो फिर 2018 की जो सिचुएशन थी वो भी तो काफ़ी हद तक सिमिलर थी ना। उस वक्त पीटीआई जीती थी, नून लीग की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि जिनको जिताया गया है, जीते हम थे, वोट हमारे ज़्यादा थे, धांधली की गई है। अब यही सेम सिचुएशन जो है दोनों जमातों को रिवर्स करके देखी जा रही है। इस पर फिर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में तो फिर ये रिवायत, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। इसके बाद फिर आगे हम असम्बलियों के अंदर क्या करेंगे, ओपोजिशन क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी, इस पर तो हम आ ही नहीं पाएंगे। अवाम के मसाइल पर कौन बात करेगा फिर? नहीं, ये आखिरी जुमला जो आपने कहा, अवाम के मसाइल, यही पंच लाइन है कि लोगों को इस वक्त जो मुश्किलात का सामना है, जो महंगाई, अफरात-ए-ज़र 23% पे वो बिलबिला उठे हैं, इस बार उनके चेहरों पे नजर आ रहा है, माह रमजान में भी और ईद में बेशक बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ये जो तेल थी वो 40% हुई है, और तमाम लोगों का स्टॉक जो उन्होंने क्रेडिट पे लिया था या खुद अपना बनाया हुआ था, वो इन्वेंट्री वैसी की वैसी गोदामों में रह गई है। बायर्स थे ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इसी तरह खाने पीने की अशिया और दूसरी तोहफे तोहफे मिठाइयों, वो तो लग्जरीज आइटम में चला गया। तो मैं ये कहता हूँ कि तरजीहात होती हैं, कौमी मफाद की जब आप बात करते हैं तो तरजीहात होती हैं। तरजीहात में मेरे ख्याल से इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आप हाउस का हिस्सा हैं, कौमी असम्बली का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है। ये वही दोनों मुतबर हाउसेज हैं जहाँ बैठ के आप हर इशूज़ को उठा सकते हैं लीगली, आईनी तौर पे, और अपना हक इस्तेमाल करते हुए आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का है कि इसके बजाय हॉस्टाइल तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, और ये सड़कों के ऊपर हम एहतजाज करें हाउस के बजाय, और फिर उसमें तूफान आ जाएगा और आंधी आ जाएगी और इस तरह की बातें। देखिए, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक माशियत से है, IMF का प्रोग्राम 2, एक तो तीसरा जायजा है जो अप्रैल में खत्म हुआ 1.1 बिलियन का, और बड़ा के लिए एक वज़ीर खजाना, आपके चेयर, आपके गवर्नर स्टेट बैंक, आपके सेक्रेटरी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सब एक हफ्ते के लिए वाशिंगटन गए हैं। बड़े और लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट है IMF के साथ, उसके लिए मुज़ाकरात करने। यकीनन ये मुज़ाकरात इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हमने $4.8 बिलियन की पेमेंट करनी है इस रवा माली साल में जो ख़त्म होगा। लिहाजा आने वाले साल में $4.8 बिलियन की शॉर्टफॉल है, कमी है, और इस कमी को ये IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे डोनर्स एजेंसी से पूरा करने की बातचीत हो रही है। तो एक तरफ तो ये आदमी, अच्छा, थोड़ा सा इसको आसान करके मिर्जा साहब यहाँ पर ऐड कीजिएगा कि ये जो IMF का दूसरा प्रोग्राम जिसकी बात की जा रही है, जिसकी कोशिशें की जा रही हैं, ज़रा हमारे सुनने वाले आम जो नाजरीन हैं, जो अवाम है, उनको भी बताइएगा कि अगर ये प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाता है तो इसके
असरात उनको क्या मिलेंगे? क्या एक आम आदमी का जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ बेहतरी आएगी? क्या लोड शेडिंग, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें और आम अजनास की जो कीमतें हैं उनमें कमी होगी? पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी? ये मुमकिन है? देखिए, जो दूसरा प्रोग्राम है जो 6 से 8 बिलियन डॉलर तक का हो सकता है और 3 से 5 साल के लिए तवील मियाद हो सकता है। ये IMF का प्रोग्राम के जो मेन मकसद है, एक्सटर्नल पेमेंट, कर्जों की अदायगियों में आपकी कमी है, शॉर्टफॉल है 4.8 बिलियन डॉलर का, जो वहां से पूरा करके हम वक्त पे अदायगियां करना चाहते हैं ताकि डिफॉल्ट का क्लंक टीका हमें ना लगे। और पाकिस्तान, देखिए, अगर खुदा न खास्ता वक्त पे पेमेंटें नहीं हुई तो आपका रुपया क्रैश होगा, आपका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होगा, आपके कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स की कीमतें मजीद गिर जाएंगी। IMF की शराइत जो है उसमें यकीनन टैक्स चोरों को टैक्स में लाना है, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना है, मईशत की दस्तावेजी शक्ल बनानी है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, अखराजात को कम करना है। ये सब चीजें मईशत की बेहतरी करेंगी आपकी। एक आम आदमी को उसका फायदा इस तरह पहुंचेगा कि रुपया जब मुस्तहकम होगा 278, 275, तो आपकी इंपोर्ट सस्ती होगी, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत जो डीजल है, पेट्रोल है, RNG है, ये सस्ती होंगी तो महंगाई में कमी आएगी। ये एक चेन है। लेकिन ये फैक्ट है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होने में अच्छा खासा भी वक्त लगेगा। मुस्तकबिल करीब के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि महंगाई में कमी और ये तमाम तर जो मामलात हैं, अवाम के मसाइल जो हैं, ये फ़िलहाल तो कम होते दिखाई नहीं दे रहे मैं प्रैक्टिकली। अच्छा, महंगाई में कमी का एक तो यह है कि आने वाले बजट में इंशाअल्लाह जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ वो ये है कि उजरतों में इजाफा होगा, 15 से 20% लोगों की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। क्योंकि जब महंगाई होती है तो उसका काउंटर जो होता है वो आमदन है, आमदनी में इजाफा कर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं पाइपलाइन में, क्योंकि कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अवाम जो है वो महंगाई की तरफ पिसते चले जाएं। एक एक्शन आए और वो नई हुकूमत बिलखुसूस जिस उम्मीदें वाबस्ता है कि वो महंगाई कम करेगी, बिजली गैस की कीमतों में कमी लाएगी। बिल्कुल नई हुकूमत है और चैलेंजेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, जो जमातें हैं, ये बिल्कुल भी नई नहीं है। पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं, जो हालात हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले लोग हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। हम सिर्फ ये कहकर आंखें बंद नहीं कर सकते कि नई हुकूमत है, अभी वक्त लगेगा मसाइल को हल करने के लिए। हुमायूं साहब, आपकी जानिब वापस आना चाहते हैं, अपने मौजू को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सर, ये जो इत्तेहाद बनाया गया है अपोजिशन की जानिब से, अब आगे क्या प्लानिंग है? कोई धरने या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी, किसी तरह के जलसे, इस तरह की चीज़ें हैं? कोई आवाम को मोबिलाइज करने, सड़कों पर लाने की भी कुछ प्लानिंग है इसके अंदर इंक्लूड है? देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप मईशत की बात करते हैं तो उसका जो बेसिक चीज जो होती है, जो उसका ग्राउंड होता है, स्टेबल ग्राउंड जिसके ऊपर मईशत ग्रो करती है, उसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक, अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये कभी नहीं होगी। याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो 2021 और 2022 में GDP इतनी आगे गई थी और जितने इंडिकेटर थे वो बेहतर हो रहे थे, इसके बावजूद कि वहां पे इन सारी जमातों ने मिल के 4 के करीब इन लोगों ने लॉन्ग मार्चेस और मुख्तलिफ जगहों पे धरने और या फिर ये सारे एहतजाज करते रहे थे। लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इस लिहाज से बढ़ रही थी। अब जैसे आपने देखा, जैसे मेरे साथ इन लोगों ने जो कर्जे ले रहे हैं, जो नेक्स्ट उसके कर्जे, वो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि जो कर्जे हमारे ऊपर जो डिफॉल्ट जो डेफिसिट है, वो जो कर्जे हमने नहीं अदा कर सकते, उन कर्जों को अदा करने के लिए वो कर्जे ले रहे हैं। तो क्या इसका फर्क मईशत पर, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मईशत के सिंपल सी चीज है, अगर आपने मईशत बेहतर करनी है तो आपने जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बेहतर करना है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए मैं इन लोगों से सवाल पूछता हूँ
कि खाली IMF के साथ से जो पैसे आते हैं या खाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आएगी खाली उससे काम नहीं बनता। आपके अंदर के लोग क्या वो इन्वेस्ट कर पाएंगे? अब जो उनमें से जो बड़े लोग हैं वो तो आप लोग ही हैं। ये दो खानदान हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। इन लोगों के पास इतना पैसा है, मुल्क से बाहर बहुत पैसा है। इन लोगों के घर हैं दुबई में, जो उसका एमिरेट्स हिल है उसमें इन लोगों के घर है, जहां पे एक घर की कीमत मिनिमम 25 से 30 मिलियन डॉलर के करीब है, और उसके अलावा बेतहाशा वो हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग पाकिस्तान में जो सख्त फैसले हो रहे हैं, क्या ये लोग अपनी जायदादें बेचकर, इमरान खान पाकिस्तान लेकर आया था, जिस मर्जी रूट से लेकर आया था, क्या ये लोग अपनी जायदादें बाहर के मुल्कों में बेच के पाकिस्तान लाके इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये लोग, और या ये लोग सिर्फ हम सबको, आपको और मुझे, जिनकी सारी जायदाद पाकिस्तान में, सिर्फ हमें कहते रहेंगे कि यार तुम लोग ये सख्त फैसले ले लो, लेकिन हमारी जायदादें डॉलर में और पाउंड में रहनी चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान का रुपया कमजोर होगा तो हमारी जायदादें बढ़ जाएंगी, हमारी कुव्वतें जो होती कि वो खरीद की कुव्वत है वो बढ़ जाएगी, हम और ज्यादा जायदाद पाकिस्तान में ले लेंगे, हम और ज्यादा बिलावल हाउस और भुट्टो हाउस और फलाना हाउस और जरदारी और वो क्या कह सकते हैं उसे, ये रायबंड के और बड़ी जगह पर 7,000 की बजाय हम 14,000 एकड़ जमीन ले लेंगे एंड सो फोर्थ। ठीक है, देखिए सवाल ये होता है कि आपने जो चीजें करनी है उसके लिए आप सबसे पहले अपना माइंड सेट करते हो। माइंड सेट करने के लिए जब आपने सख्त चीजें करनी है, सख्त डिसीजन लेने, तो आपने स्टार्ट करना है अपने लोगों के साथ, और वहां से स्टार्ट करके बड़े लोगों से स्टार्ट करें, इंस्टॉल करें। अच्छा, इन्होंने बात की है कि जो हो जाएगी। अच्छा, हमारी साहब मैं वापस आता हूं जरा इस सिचुएशन तक, इस पॉइंट के ऊपर जरा मैं हुकूमती मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। गौस मोहम्मद साहब इस पर क्या रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? क्योंकि यकीनन जब हुकूमत बनी थी, शहबाज शरीफ साहब की जो पहली स्पीच थी उसमें उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि इस वक्त करंटली जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत है। मईशत की बेहतरी के लिए प्लानिंग क्या है हमारे पास? क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त बातें ये हो रही हैं कि हुकूमत कितना चल पाएगी, हम अगले स्टेप पर आ नहीं पा रहे हैं कि हुकूमत कब, कैसे और कितना डिलीवर कर पाएगी। आप अभी तो देखो ना, हुकूमत को बने हुए भी 1 महीना हुआ है, 1 महीना में शायद पूरा नहीं हुआ, तो ज़्यादा प्रिपरेशन होती है हर चीज़ की। एक नया वज़ीर ख़ज़ाना हमारा आया है, उसके साथ पहले सागदार साहब होते तो फिर तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, तो होमवर्क ये होता। लेकिन फैसला ये हुआ कि औरंगजेब साहब होंगे वज़ीर ख़ज़ाना, तो अपनी वो पॉलिसी अभी चंद कुछ दिन बाद देंगे कि अपने मुल्क को कैसे आगे ले जाना है। IMF के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो जल्दी एक मैप सा आ जाएगा, जल्दी लोगों के सामने पेश कर देंगे कि इस तरह हमने एक तो एहतियात पे तवज्जो सारे दे रहे हैं कि किस तरह जो छोटे जो दुकानदार हैं उनको किस तरह टैक्स में डाला जाए और मिनिमम डाला जाता है कि उन पर बोझ भी दो। तो इस तरह बहुत से स्टेप हो रहे हैं ताकि हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रेवेन्यू है आपको 800 अरब से ज्यादा प्रोडक्शन जो है हो गई है, और जून तक इंशाल्लाह 1000 तक चली जाएगी उम्मीद है। तो ये एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पिछले साल हम 6000 तक पहुंचे थे, तो रेवेन्यू कलेक्शन भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करना होगा। अच्छा, इसमें एक सवाल लीजिएगा गौस साहब सवाल ले लीजिएगा इसके अंदर। जी गौस साहब सवाल ले लीजिएगा कि यकीनन इस बात का इदराक हुकूमत को बहुत अच्छी तरीके से होगा कि कोई भी हुकूमत जितना ज़्यादा और जितना जल्दी डिलीवर कर पाए आम आदमी को, उतनी ज़्यादा वो कामयाब हो पाती है। और अगर इस डिलीवर करने में गैप आ जाए, वक्त आ जाए, तो उस गैप का फ़ायदा अपोजिशन बड़े अच्छे तरीके से उठा सकती है। इस वक्त अपोजिशन का इत्तेहाद ऐसा कोई गैप ढूंढा जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये गैप बनेगा ही, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये डिलीवर करना यानी आवाम के मसाइल को हल करना, ये महंगाई, लोड शेडिंग, बुनियादी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इन चीज़ों में मुस्तकबिल करीब में कुछ बेहतरी दिखाई देगी? इंशाल्लाह बेहतरीन आपको दिखाई देगी। उसकी वजह यह है ना कि एक इलेक्शन आ गए, इलेक्शन भी सारे इकट्ठे आ गए, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, फिर स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वज़ीर-ए-आज़म का, फिर अब सेनेट के आगे इलेक्शन, जो सारा जो 1-2-1.5 महीना है, तो ज़ाहिर है हर सियासी पार्टी ने हिस्सा लेना था और कोई अपना होमवर्क उस पर कर रही थी। तो ये 1.5 हमारे जो अभी तो ये PTI वाले कहते हैं कि और डिले होना चाहिए था,
तो हमने तो जल्दी कोशिश की कि जितनी समाप्त करें और ये इलेक्टोरल प्रोसेस है इसको खत्म करें। अभी तो मतलब ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं, उसके रिजल्ट भी आएंगे। तो इस सिलेक्शन के फेज तो अभी खत्म हुआ है, यानी कि जब अभी सेनेट का चेयरमैन बनाया, डिप्टी चेयरमैन बनाया, तो एक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सारे जो है वो मुल्क की तरफ और इकानमी की तरफ तवज्जो देंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि तमाम सियासी जमातों का उस पर इनपुट हो और मुझे लगता है कि सबको एतमाद में लेके एक पॉलिसी देंगे और हुकूमती जितनी पार्टी सब कुछ साथ मिला के चलाएंगे और इंशाल्लाह हम इस किताब से निकलेंगे। पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। आपने देखा कि गैस बिजली की कीमतों में वजीर जो हमारे तवानाई हैं अवैस लगारी साहब ने 3.75 की कमी की नवीन सुनाई है। इंशाल्लाह जून में और बेहतरी हो जाएगी, जैसे तनख्वाहें तो बढ़ाई जाएंगी। हमारे पास बहुत सी चीजें इंशाल्लाह स्टेबल हो रही हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी है। अब ये सिर्फ जिनका जो एक इतिहाद बना है कि जी तहफ़्फ़ुज़ आई कि जी यहाँ सियासी अनसर्टेनिटी खत्म ना हो, हुकूमत डिलीवर न कर पाए, मतलब ये इनकी नीयत है, ये इनके इरादे हैं। और कोई मुझे बात बताओ कि आज तक किसी भी हुकूमत जहाँ पार्लिमानी सिस्टम है वहाँ इस तरह की कोई तारीख कितनी जल्दी चली है। हमेशा साल डेढ़ किया जाता है कि हुकूमत ने डिलीवर की है, वहाँ हुकूमत की खामियां तलाश की जाती है, फिर उसको लेके फिर लोग भी उनके साथ होते हैं। अगर महंगाई में एक साल में कमी नहीं आती तो लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब जो आएंगे तहफ़्फ़ुज़ के साथ हम खड़े हैं तो सिवाय जलसे के आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं होगा और आते शायद आवाम को पता नहीं हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। गौस मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त एक तरफ हुकूमत की इत्तेहादी जो जमातें हैं वो बैठी हैं, दूसरी जानब अब अपोजिशन इत्तेहाद बन चुका है। आगे जो सियासी मंजरनामा होगा वो किस जानिब हालात को लेकर जाएगा ये देखना बाकी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी मामलात हों आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि फ़िलहाल दिखाई ये दे रहा है कि दोनों तरफ से सिर्फ कुर्सी की जंग होती दिखाई दे रही है। अपोजिशन इस वक्त मुतारिक तो है, लेकिन कितनी एक्टिव हो पाएगी अवामी मसाइल के ऊपर ये देखना भी बाकी है। हमारे साथ गौस मोहम्मद न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जनाब सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब PTI के रहनुमा मौजूद थे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आगे बढ़ते हैं। एक और मामला, एक और अहम किस्सा, वतन के बेटे वतन पर कुर्बान हो रहे हैं। अपनी इस सरजमीन को बचाने के लिए हर महाज पर बरसरे पैकार हैं। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के इलाके बुनेर और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक किया, लेकिन साथ ही दहशतगर्दों की फायरिंग से लांस नाइक हसीब जावेद और हवालदार मुदस्सिर महमूद शहीद हुए। इस ऑपरेशन में हलाक होने वाला दहशतगर्द सलीम और रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई वारदातों में, कई कार्रवाइयों में मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस रहा है। हलाक दहशतगर्द सलीम एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था। हुकूमत ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। साथ ही अगर दूसरी तरफ एक और मामला देखा जाए, बहावल नगर का मामला, सोशल मीडिया पर आप सब ने फुटेज देखी होगी। मुल्की इदारों के खिलाफ एक मजमूम साजिश की कोशिश की गई और फिर दोनों इदारों ने इस मामले को बहुत ऐसन तरीके से निपटाने की गर्ज से मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मामले को दूसरी ही तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। एक और मामला भी खबरों में गर्दिश कर रहा है। नौशकी का इलाका है जहां कौमी शाहरा पर 40 नामालूम अफराद ने 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को कत्ल किया, जिनका ताल्लुक स्पेसिफिकली पंजाब से था। मुसल्लह अफराद ने बस को रोका, शनाख्ती कार्ड चेक कर करके 9 मुसाफिरों को उतारा गया है, उनको किडनैप किया गया, पहाड़ों की तरफ लेकर गए और उसके बाद कुछ ही फासले पर एक पुल के नीचे से इन तमाम तर 9 मुसाफिरों की लाशें मिली, जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से और 6 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। वज़ीर आज़म ने इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मक़तूलीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। शहबाज शरीफ साहब ने रिपोर्ट तलब करते हुए ये कहा है कि दहशतगर्दी के इस वाक़े के मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इन तमाम तर वाक़यात को हम समअप करते हुए बारी बारी चलते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया पशीन में, जहाँ पर
माजी में हमने देखा था इसी तरह बसों से उतारा जाता था, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे, अगवा किया जाता था, लोगों को मारा जाता था। ये वही सिलसिला दोबारा से हमने देखा है। और थोड़ा सा इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है, इसको भी क्लियर कीजिएगा कि मेरी इतलात के मुताबिक ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि डंकी लगाकर मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में जा रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर एक जामिया अंदाज में इन तमाम वाक़यात का अहाता किया जाए तो बलूचिस्तान या फाटा, KPK, दीगर इलाकों में भी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती रही है, उसके 4 अहदाफ आपके सामने क्लियरली और कंसिस्टेंटली सामने आते हैं, जिससे हमारे दुश्मनों के मकासद बिल्कुल वाजे हो जाते हैं हमारी आवाम के सामने। पहला टारगेट जो है वो चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और अहलकारों के ऊपर टारगेट है, ताकि चाइना के पाकिस्तान के ऊपर एतमाद को नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरा टारगेट जो है हमारी अफवाज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर टारगेट है, ताकि हमारी अवाम का जो उनके ऊपर एतमाद है हमारे सिक्योरिटी के इदारों के, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तीसरा टारगेट, जिस तरह आज आपने बताया कि नॉन लोकल जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाए बलूचिस्तान में, ताकि ये सेंस दिया जाए कि जनाब एथनिक फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जाए और मुख्तलिफ ज़बानें और नस्लों के पाकिस्तानियों को बलूचिस्तान में आने, इन्वेस्ट करने और कंट्रीब्यूट करने से डिस्करेज किया जाए। और चौथा हदफ जो है वो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है कि कुछ दीगर मकातब फ़िक्र जिस तरह हज़ारा कम्युनिटी है या और कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जाए, ताकि वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर उनके एतमाद में कमी लाई जाए। तो आपको पिछले 20 साल में हमजहत अंदाज में क्लियरली ये 4 एजेंडाज, 4 टारगेट्स की सूरत में नज़र आते हैं, जो कि आज के वाक़े के हवाले से भी उसी की जानिब निशानदही होती है। तो अब इससे साबित ये होता है जनाब कि पाकिस्तान को बैक वक्त इन जो मुल्क दुश्मन अनासिर से लड़ना है और इनके खिलाफ कामयाबी देरपा अंदाज में हासिल करनी है। उसके लिए 4 महाजों पे बैक वक्त लड़ना है हमें। नंबर 1 ऑब्वियसली हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारी दिफाई अफवाज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो तो हमारा हरावल दस्ता है, लेकिन उनकी कामयाबियों को देरपा अंदाज में मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो हमारे दुश्मन अनासिर के लिए जहन साजी ना करें, हमारी जो सियासी माहौल को उनकी हमदर्दी में कन्वर्ट ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये है कि हमारी जो NGOs, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो अदलिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती हैं कि जनाब ये मिसिंग पर्सन्स हैं, जो कि दर हकीकत वो एक तलबा तंजीम में गैर महसूस अंदाज में ज्वाइन करते हैं, फिर उनको रवाना कर दिया जाता है कुछ दीगर ममालिक में असलहे और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। फिर यहाँ पे उनके जो खैर ख्वाह और हमदर्द हैं वो बयानियाँ गढ़ते हैं कि जनाब ये तो मिसिंग पर्सन्स हैं, ताकि रियासत के ऊपर प्रेशर डाला जाए एक इल्ज़ाम लगा के। जबकि जब दहशतगर्दी की कार्रवाई सामने आती है, उनको पकड़ा जाता है या उनको हलाक किया जाता है, तो पता चलता है ये वो नौजवान जिसको एक तलबा तंजीम ने रिक्रूट किया था, ये तो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ आपके जरिए से, मीडिया के जरिए से अवाम को ये बताना, हमारी अदलिया को ये बताना, हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताना बहुत जरूरी है कि इस मिसिंग पर्सन्स के फेक नैरेटिव को जामिया और हकीकत पसंदाना अंदाज में समझें। राइट। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो सबसे पहले जो डाउट या फिर एक जो इम्प्रेशन जाता है वो ये कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इस मामले में क्या लगता है कि ये लोकल्स हैं या फिर वही थर्ड पार्टीज़ हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? जनाब, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि ये जो अहदाफ का तयन है, जो निशानदेही है, ये बिल्कुल साबित कर देती है क्लियरली कि ये हमारे दुश्मन जो हैं गैर मुल्की, उनके आलायकार बने हुए और गुमराही में उनके हाथों में खेल रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे बलोच क़यादत को, हमारे बलोच सरदारों को, हमारे बलोच हुकूमत को, कि वो अपने नौजवानों को ये बताएं
कि जनाब उनका फ्यूचर जो है, उनकी खुशहाली और कामयाबी, सलामती, इज्जत जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। और उनकी बिल्कुल ये बड़ा एक जिम्मेदारी का और बड़ा संजीदा मामला है कि इसमें ना सिर्फ इस पर गुफ्तगू की जाए कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों और कैसे होते हैं, बल्कि इसके जो पीछे है उनको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से उन असरात को ज़ायल किया जा सकता है, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद थे जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।